गुड इवनिंग क्लास 11th का हम चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशनल वो हम यहाँ कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 8 है, सॉरी। और लास्ट लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका उससे पहले एक पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसी चैप्टर का आपका एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। सबको पता है कि ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बट कंसेप्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम में आएगा। तो ये मैं क्लास में वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 मासेज हैं, ठीक है। सिंगल मास का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, लाइक m1 m2। m1 मास को हम इन्फिनिटी से उठाकर अगर ये p पॉइंट पर ला रहे हैं m1, तो जब m1 को हम यहाँ लाए हैं तो उसमें हमारा वर्क डन 0 हुआ है ना। अगर m2 को उठाकर हम यहाँ लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस वजह से यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -g m1 m2 अपॉन r, ठीक है ना, जो भी यहाँ डिस्टेंस रहेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी में देखिए कि सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर आप खड़े हुए हो, यहाँ आप खड़े हुए हो और आपके हैंड में एक बॉल है, आपको इसको थ्रो कराना है। आपने जितना आप में था उतना आपने इसको फोर्स या थ्रो कराया, फोर्स लगा के, और ये बॉल कहीं यहाँ पर आकर गिरी, ठीक है। आपने थ्रो कराने के बाद ये बॉल यहाँ गिरी है, मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है उस पर ही है, उससे बाहर नहीं गई है, ठीक है। फिर हमने और वेलोसिटी इसका बढ़ाया तो ये यहाँ गिरी, फिर हमने और बढ़ाया तो यहाँ गिरी, ठीक है। फिर और वेलोसिटी बढ़ाया तो ये अब यहाँ से अर्थ के सरफेस से बाहर चली गई है, ठीक है ना। तो जब हम बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड से थ्रो कराएंगे तो वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाएगा, वो स्पीड ही हमारा VE यानी एस्केप वेलोसिटी है 11.2। ओके, अब हम 3D मॉडल में इसको समझते हैं। ये तो मैंने फ्लैट लिया, अर्थ का सरफेस मैंने फ्लैट लेके एक्सप्लेन किया है, बट होता तो अर्थ तो इलिप्टिकल होता है ना, इलिप्टिकल होता है अर्थ का सरफेस। सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हुए हो और सिमिलरली आपने एक बॉल को थ्रो कराया, तो जो आपका जो वेलोसिटी है, देखिए जब आपने फर्स्ट टाइम आपने वेलोसिटी दिया उसको, और आपने जितना वेलोसिटी दिया सपोज 8 किलोमीटर पर सेकेंड दिया, तो जो बॉल है वो इस तरीके से यहाँ आएगी, फिर इस यहाँ सेंटर से फिर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा इस पर, तो ये यहाँ आएगी, फिर इधर से लगेगा, तो इस तरीके से यहाँ ये बॉल सर्कुलर मोशन या रोटेशन, इस तरीके से ये बॉल इस तरीके से, मतलब इसने अर्थ के सरफेस को नहीं छोड़ा है, अभी भी ये अर्थ पर ही है। तो ये नंबर 1 पाथ हो गया। सिमिलरली हम दूसरे के साथ ऐसा करते हैं, मतलब मैंने क्या किया, अब वेलोसिटी मैंने और बढ़ा दी है, तो जो सेकंड पाथ है उसमें जो वेलोसिटी है वो हमने किया, जो हमने वेलोसिटी बढ़ाई है वो मैंने कर दिया यहाँ पे V ग्रेटर देन कर दिया है, V ग्रेटर रूट ऑफ GR, इतनी मैंने वेलोसिटी दे दी है यहाँ पे। तो जो थर्ड जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ होगा, लेकिन फिर भी ये वैसे ही रोटेट यहाँ पर करेगा सरफेस पे, ठीक है ना, मतलब इसने अभी भी सरफेस नहीं छोड़ा। अब सपोज आपने इसको बहुत वेलोसिटी, बहुत कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसको दे दी है, तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी हमारी बॉल, ठीक है। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिर आपने और वेलोसिटी दिया तो फिर फिफ्थ पाथ आपका ये हो गया, ये फोर्थ पाथ हो गया, ठीक है ना। तो देखिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को बहुत हाई स्पीड से फेंका तो वो इलिप्टिकल पाथ लेगी, ठीक है। अब आपने बोला वेलोसिटी और बढ़ाते गए, जैसे आपने 1 2 3 4 5 पाथ लिए और आपने इस तरह से ये देखा, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी आपका 4 पाथ के लिए है, देखिए वेलोसिटी जो 4 पाथ के लिए है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और SC वर्मा में अगर आप देखेंगे तो SC वर्मा में इसकी जो वैल्यू है वो है
11.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो बुक्स में अलग अलग गिवन है, जनरली हम 11.2 या 11.6 यहाँ पर पढ़ते हैं। और v क्या होता है, ये सबको रटा हुआ होगा, √2 फॉर अर्थ के लिए ये होता है GR, ठीक है ना। अब देखिए ये बॉल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी। जो 4 नंबर का जो पाथ है वो यहाँ जो ये बॉल हमने थ्रू कराया है ये वेलोसिटी देकर, तो ये यहाँ से एस्केप कर जाएगी, ठीक है। तो इसका पाथ कौन सा होगा, नंबर 4 जो है 4 वाला पाथ है उसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। और फिफ्थ का हाइपरबोला है ना, हाइपरबोलिक। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो पाथ है उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व, ठीक है। जो क्लोज्ड कर्व होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है ना। अगर कहीं क्लोज्ड कर्व आ जाता है तो उनकी एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो 4 पाथ है आपका उसकी एनर्जी क्या है, 0 है, और फिफ्थ पाथ की जो एनर्जी है वो है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी देकर हमने इसको थ्रू कराया है। तो 1, 2, 3 इनके जो पाथ होंगे वो क्लोज कर्व होंगे। 4 और 5th जो पाथ होंगे इनके जो पाथ होंगे वो होंगे ओपन कर्व, ठीक है, ओपन कर्व। ये हाइपरबोलिक बनाएगा पाथ और ये पैराबोला पाथ बनाएगा, ठीक है ना। पैराबोलिक 4 पाथ पैराबोलिक बनाएगा और 5th वाला हाइपरबोलिक, ठीक है। अब क्या 11.2 ये अर्थ के लिए है, बाकी प्लेनेट के लिए नहीं है। जो हमने यहाँ पर वेलोसिटी ली है, एस्केप वेलोसिटी ली है, क्या ये सिर्फ अर्थ के लिए काम करेगी, बाकी प्लेनेट्स में नहीं करेगी। तो हम इस पार्टिकल को इतनी तेजी से फेंके कि उसकी वेलोसिटी अर्थ की ग्रेविटी में 0 ना हो। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, ये इसका आंसर मैं अभी देती हूँ आपको कि ये सभी प्लेनेट के लिए है या फिर सिर्फ अर्थ के लिए है। तो देखिए सपोज कीजिए ये आपका अर्थ है और यहाँ एक पार्टिकल m रखा है, ठीक है। ये अर्थ ऑफ रेडियस है, मास ऑफ कैपिटल M हो गया अर्थ, और ये हमारा कोई पार्टिकल है। इसको मैंने जो वेलोसिटी दी है VE, तो ये कहाँ पहुँच गया, इन्फिनिटी पर पहुँच गया है, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे जाकर क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना वेलोसिटी 0। तो मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया है। हमारा जो पार्टिकल है वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया है। तो थ्रू विथ सच ए वेलोसिटी v सो दैट इट्स क्रॉसेस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटी फील्ड एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसमें हम ये अजम्पशन करेंगे कि अर्थ के, ये जब हम कर रहे हैं तो हमने ये अजम्पशन किया है कि जो अर्थ के साइड में प्लैनेट्स हुआ, मून हुआ, सन हुआ, वो कुछ नहीं है, अदरवाइज फिर हम इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए टू एस्केप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो फोर्सेस हैं वो नहीं लगेंगे, एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसका डेरिवेशन करते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। यानी अर्थ व मास के बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थ और इस मास के बिटवीन जो भी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया है, तो वो हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस हाफ mve स्क्वायर इक्वल्स टू 0 + 0। अब देखिए U फाइनल, जब हमारा हमने कोई भी पार्टिकल जब थ्रू कराया है तो वो इन्फिनिटी पे गया है, तो वहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज क्या होंगी, 0 होंगी। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, तो जब हम रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे अज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पे, वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है इन्फिनिटी पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, U इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 की, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इन्फिनिटी पर पहुँचना है तो टोटल एनर्जी 0 कर दो, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो m से m कैंसिल हो गया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो जो आपका VE है
VE स्क्वायर है वो आएगा 2 कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन R, यानी आपका VE आ गया रूट ऑफ 2ZM बाय R। ठीक है ना, पूरे के ऊपर रूट है। तो ये एस्केप वेलोसिटी ये किसी भी सैटेलाइट के लिए, किसी भी प्लेनेट के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है ना, हर प्लेनेट के लिए, फॉर एनी प्लेनेट, सबके लिए ये वैलिड है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं जब बॉल या पार्टिकल अर्थ या प्लेनेट के सरफेस से थ्रू करेंगे हम। ठीक है ना, अब हमने बोला कि जो पर्टिकुलरली है अर्थ के लिए हम एक फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, सिर्फ अर्थ के लिए, ये तो हर प्लेनेट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ के लिए हम किस तरीके से डिराइव करेंगे, तो वो आप देखिए। अर्थ के लिए हमें पता है कि जी इक्वल्स टू क्या होता है, ZM अपॉन R स्क्वायर होता है। और आपने अभी अभी निकाली है E स्केप इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ 2GM बाई R। ठीक है, अब यहाँ से ZM इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से ZM R इंटू R, इस R को इधर भेजिए तो ये हो गया ZR इक्वल्स टू ZM अपॉन R। तो यहाँ पे जो ZM अपॉन R है उसकी जगह क्या रख देंगे, ZR रख देंगे। तो रखिए V स्केप इक्वल्स टू 2 ZM अपॉन R की जगह ZR, तो ये हो गया रूट ऑफ 2ZR। तो ये सिर्फ किसके लिए है, ये जो आता है आपका वो अर्थ के लिए वैलिड रहता है। Z इज अ कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड R is also constant, radius of earth 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो VE आता है वो आता है आपका 11.2। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ये कांस्टेंट है तीनों वैल्यूज, तो यहाँ वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो हमारा जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपका जो क्वेश्चन है मैं बोलती हूँ, ये आपका अर्थ है कोई, ठीक है ना, ये आपका अर्थ है, मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। सपोज यहाँ से आपने h हाइट मास रखा है, कोई h हाइट पे मास रखा है और हमको अब इसको थ्रो कराना है, यानी एस्केप कराना है इन्फिनिटी पर। तो यहाँ हमें VE कैलकुलेट करना है कि हम किस तरह से करेंगे। तो जो h है, h इक्वल्स टू R है यहाँ पर, तो ये रेडियस, ये कितना है, कैपिटल R है, ये कितना हुआ 2R हुआ। ठीक है, तो वही किससे करेंगे, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। तो लगाइए -G कैपिटल M अपॉन, अब R की जगह क्या आ जाएगा, R और R 2R, क्योंकि हम इसको यहाँ से थ्रो करा रहे हैं ना कि अर्थ के सरफेस से थ्रो करा रहे हैं। ठीक है ना, h हाइट ऊपर से हम इसको थ्रो करा रहे हैं पार्टिकल को, तो जो R है वो 2R हो गया प्लस हाफ MVE स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर 0। तो यहाँ से जब VE निकालेंगे आप तो वो आएगा VE डैश, मान लीजिए वो आ जाएगा आपका रूट ऑफ ZM अपॉन R कैपिटल M, है ना। ठीक है, अब आपको पता है वैल्यू सब पता ही है आपको कि किसकी क्या वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे रूट ZM अपॉन R से रिलेट करिएगा इसको, एक मैंने आपको बताया है, यहाँ देखिए दो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस करे हैं, V स्केप इक्वल्स टू 2GR और एक हमने करा था VE इक्वल्स टू रूट ऑफ 2GM बाई R, यानी ये GM बाई R है। अगर इस रूट को हम इसके डिवाइड में भेज देंगे तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, VE बाई रूट 2 कर सकते हैं ना, VE बाई रूट 2। तो VE डैश इक्वल्स टू VE बाई रूट 2, इसकी वैल्यू 11.2 है, डिवाइडेड बाई रूट 2 है, तो VE डैश क्या हो गया आपका 11.2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू, सॉरी ये वाली चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई ना, VE डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ GM बाई R। अब आपके दो फॉर्मूले यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, GM बाई R को हम क्या लिख सकते हैं, VE बाई रूट 2, इसको इधर ले आए हम। तो यहाँ पे आप इधर देखिएगा, यहाँ देखिएगा
क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा। वी डैश इक्वल्स टू वी बाई √2 इक्वल्स टू 11.2 बाई √2। तो यहाँ से आपको वी की वैल्यू, वी डैश की वैल्यू निकाल के और कमेंट करना है। इसका आंसर जो है वो आपका आएगा 7.9। ठीक है, जिसके भी नहीं आंसर आया वो बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देती हूँ, उसको कोशिश करिएगा। न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है। मास m1, मास m2। ओके, यहाँ हमने कोई एक मास रखा है m, इसको हमें वी वेलोसिटी से थ्रू कराना है इन्फिनिटी पर। ठीक है ना। ये प्लेनेट है हमारे दोनों सेम। ठीक है, दोनों प्लेनेट सेम हैं, तो इनका जो मास होगा वो भी इक्वल होगा, यानी या तो स्मॉल m ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है वो r1 है और ये जो डिस्टेंस है वो है r2। अब आपको यहाँ पे वही वी निकालना है। तो हिंट दे देती हूँ मैं आपको कैसे निकालना है। वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के -gmm/r1 और फाइनल हाफ mve², सॉरी इनिशियल हाफ mve², फाइनल आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यू इनिशियल और के इनिशियल, तो जो यू इनिशियल है वो दोनों के लिए होगा, दोनों प्लेनेट के लिए यू इनिशियल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो इसमें जब आप लिखेंगे इक्वेशन तो -gm1 m/r1, सॉरी दोनों प्लेनेट अलग अलग है और दोनों का मास भी अलग अलग है, अदरवाइज तो फिर कट जाएगा सब कुछ। ठीक है ना। m1 मास मानिए और m2 मास मानिए, और जो यहाँ पार्टिकल है वो है आपका m मास का। ठीक है ना। तो ये जब आप इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या आएगा, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय m1 लिख लीजिए, m1 हमने माना है, m1 इंटू m डिवाइडेड बाय r1। इसी तरीके से जो सेकंड आपका प्लेनेट है उसके लिए m2 m/r2 प्लस हाफ m ve²। अब देखिए इक्वेशन मैंने बनाई दी है, यहाँ से बस ve की वैल्यू निकाल के कमेंट करनी है आपको क्या आएगा। तो इस तरह से ये एस्केप वेलोसिटी हमारी कंप्लीट होती है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करेंगे वो है आपका केपलर्स लॉ, केपलर लॉ। ठीक है, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम इनके जो व्यू थे, उनके जो वर्ड है, जो यूनिवर्स है वो अगेंस्ट था कि ये जो कहते हैं वो गलत है। लेकिन बाद में सब ठीक हो गया, क्योंकि लोग मानते थे कि जो प्लेनेट है वो सन के सर्कुलर मोशन में, सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इसलिए इनका जो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला केपलर ने कि सन क्या है, सॉरी अर्थ क्या है, इलिप्टिकल रोटेशन में है, इलिप्टिकल मोशन में है। और इन्होंने अर्थ को इलिप्टिकल माना था, जबकि जो यूनिवर्स है वो मानता था कि सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है अर्थ। लेकिन अब ठीक है, ये इलिप्टिकल ही होता है अर्थ। और ऐसा कहा जाता है कि केपलर ने ये जो लॉ है तीनों, वो टाइको ब्राहे एक साइंटिस्ट थे उनसे चुराए हैं। हालांकि कोई एविडेंस नहीं मिला है, बट हिस्ट्री में ऐसा कहते हैं। तो टाइको ब्राहे जो है एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ रिसर्च में निकाली है। ठीक है, तो केपलर के जो लॉ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और तीनों लॉ हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके ना। केपलर लॉ के बाद आपका एक टॉपिक बचता है जियो सैटेलाइट वो चैप्टर बचेगा, सॉरी टॉपिक बचेगा। तो हम लगभग ये जो है फ्राइडे को ग्रेविटेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज हम केपलर लॉ भी बना देंगे और फिर आपका रहेगा सैटेलाइट वाला टॉपिक। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।